दिल्ली की रहस्यमयी रात, एक असली डरावनी कहानी। यह कहानी मेरी जिंदगी की सबसे अजीब और डरावनी रात की है। मैं हमेशा दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को व्यस्त रखता था, लेकिन कभी कभी मुझे इस शहर के पुराने इतिहास और गहरे रहस्यों के बारे में जानने की इच्छा होती थी। मेरे 3 खास दोस्त अमन, सौरभ और निधि भी इस बारे में मेरी तरह ही जिज्ञासु थे। एक दिन जब हम चारों कनॉट प्लेस के एक कैफे में बैठे थे, निधि ने अचानक एक पुरानी हवेली के बारे में बात छेड़ी। उसने कहा कि यह हवेली चांदनी चौक के पास है और वहां अजीब घटनाएं होती हैं। लोगों का कहना था कि रात में वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और कई लोग जो वहां गए वे या तो गायब हो गए या मानसिक रूप से विचलित हो गए। अमन और सौरभ ने इसे मजाक में लिया, लेकिन मुझे और निधि को यह चुनौतीपूर्ण और रोमांचक लगा। हमने तय किया कि हम चारों उस रात हवेली देखने जाएंगे। हम रात के करीब 10 बजे चांदनी चौक पहुंचे। दिल्ली की सड़कों पर हलचल कम हो चुकी थी, लेकिन चांदनी चौक की तंग गलियों में अभी भी चहल पहल थी। हवेली तक पहुंचने के लिए हमें कई पुरानी गलियों से गुजरना पड़ा। रास्ते में हमने देखा कि आसपास के लोग हमें अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ लोगों ने हमें रोका और वहां जाने से मना किया। उनके चेहरों पर चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन हमने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार हम उस हवेली के सामने पहुंचे। ये एक विशाल और पुरानी इमारत थी, जिसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी। दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था, लेकिन ताले के ऊपर किसी ने लाल धागा और नींबू मिर्च बांध रखे थे, मानो किसी बुरी शक्ति को रोकने के लिए। सौरभ ने किसी तरह ताला तोड़ दिया और हम अंदर चले गए। हवेली के अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। पहली चीज जो हमने देखी वह थी एक बड़ी सी पेंटिंग, जिसमें एक अजीब सी महिला का चित्र था। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे हमें घूर रही हों। हॉल के चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले, दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें और कुछ अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए। निधि ने एक टॉर्च निकाली और उसे घुमाकर देखने लगी। तभी हमें एक कोने में लकड़ी की सीढ़ियां दिखीं जो ऊपर की तरफ जा रही थी। हमने तय किया कि पहले ग्राउंड फ्लोर को अच्छे से देख लें। अचानक हमें एक कमरे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अमन ने मजाक करते हुए कहा, शायद ये हवेली का मालिक होगा। लेकिन जब हमने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। सौरभ ने कहा कि यह हवा का असर हो सकता है, लेकिन निधि का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने कहा कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई हमें देख रहा है। मैंने उसे शांत किया और कहा कि यह सब हमारे दिमाग का भ्रम हो सकता है, लेकिन अंदर का माहौल इतना अजीब था कि मेरे दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थीं। हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। वहां एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें चारों तरफ शीशे लगे हुए। अचानक निधि ने चिल्लाते हुए कहा कि उसने शीशे में किसी को चलते हुए देखा है। हम सब डर गए और शीशे की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी एक जोरदार आवाज हुई, मानो किसी ने दरवाजा बंद किया हो। हम तेजी से नीचे भागे, लेकिन नीचे का नजारा और भी ज्यादा डरावना था। नीचे उतरते ही हमने देखा कि हॉल के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उसने हमें देखते ही कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? हमने उससे पूछा कि वह कौन है और इस हवेली में क्या हो रहा है। उसने बताया कि यह हवेली एक रईस परिवार की थी, जिनकी बेटी को तांत्रिक विद्या में बहुत दिलचस्पी थी। उसने अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल किया और एक दिन उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा इस हवेली में फंस गई। बूढ़े आदमी ने हमें तुरंत हवेली छोड़ने की सलाह दी, लेकिन तभी हमें ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सौरभ ने कहा कि हमें जाकर देखना चाहिए। जब हम ऊपर पहुंचे तो हमने देखा कि अमन बेहोश पड़ा हुआ था। निधि ने रोते हुए कहा कि उसने किसी को अमन के पास खड़ा देखा था। हमने अमन को उठाया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हमें लगा कि अब हमारी मौत निश्चित है। तभी बूढ़ा आदमी आया और उसने कुछ मंत्र पढ़े। दरवाजा अपने आप खुल गया और हम बाहर निकलने में कामयाब हुए। हवेली से बाहर निकलते ही हमें राहत महसूस हुई, लेकिन हमारे डर ने हमें बोलने लायक नहीं छोड़ा। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और यह तय किया कि इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे।
लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। अमन को कई दिनों तक बुरे सपने आते रहे, जिसमें वह हवेली का दृश्य बार बार देखता था। निधि ने तांत्रिक विद्या और आत्माओं के बारे में किताबें पढ़नी शुरू कर दी। एक बार उसने बताया कि उसे ऐसा लगता है कि कोई परछाई उसे देख रही है। कुछ दिनों बाद हमने निधि को समझाने की कोशिश की कि वह इन सब चीजों के बारे में सोचना बंद कर दे, लेकिन उसने हमें बताया कि उसे हवेली में किसी आत्मा ने पुकारा था। उसने कहा, वो मुझे बुला रही थी, उसकी आंखें, मैं उन्हें भूल नहीं पा रही। हमने सोचा कि यह सब उसके दिमाग का वहम है, लेकिन चीजें तब और डरावनी हो गईं जब अमन के घर में अजीब चीजें होने लगीं। एक रात उसने हमें फोन करके बताया कि उसके घर के शीशे पर अजीब निशान बने हुए हैं। हमने तय किया कि हमें फिर से उस हवेली में जाना चाहिए। इस बार हमने पूरी तैयारी के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमें पता चला कि हवेली के दरवाजे पर अब ताला नहीं है। अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर अजीब से निशान बने हुए थे। हमने तय किया कि इस बार हम अपने साथ एक कैमरा लेकर आएंगे ताकि हम सब कुछ रिकॉर्ड कर सकें। जैसे ही हम अंदर गए, हमें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। हमने धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ना शुरू किया। अंदर का दृश्य देखकर हमारी सांसें थम गईं। कमरे के बीचों बीच वही बूढ़ा आदमी बैठा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक किताब थी। उसने हमारी तरफ देखा और कहा, तुम लोग फिर से आ गए, अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। हम सबके होश उड़ गए और हमने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो गए। उस रात हमें एहसास हुआ कि हमने एक ऐसी जगह को छेड़ा था जहां हमें नहीं जाना चाहिए था। किसी तरह हमने खुद को बचाया और वहां से भाग निकले, लेकिन उस अनुभव ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब भी जब मैं रात में अकेला होता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई मुझे देख रहा है। दिल्ली की यह हवेली अब भी वैसी ही खड़ी है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत शायद ही कोई करता हो। यह घटना हमें यह सिखाती है कि कभी कभी उत्सुकता हमें ऐसी जगह ले जाती है जहां हमें नहीं जाना चाहिए।